हमारी सेहत भी अच्छी नहीं होगी। तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से गट को अच्छी तरह से समझते हुए गट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह का खान पान भोजन होना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मदद करते हैं, गट हेल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, इन तमाम चीजों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। गट की बात करते हैं तो गट का शाब्दिक अर्थ होता है आंतें। आंतों की सेहत कैसी है? और आयुर्वेदा में जिस बात का जिक्र है वो है आपको गट इज इक्वल टू हेल्थ। मतलब अगर आपका गट अच्छा है, आंतें अगर स्वस्थ हैं, तो हमारी ओवरऑल सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। और आयुर्वेदा में दो और बहुत ही अहम चीजों का वर्णन है जिसको हम सम अग्नि और विषम अग्नि के नाम से जानते हैं। कि हम सबों के शरीर में एक एक अग्नि प्रज्वलित रहती है आयुर्वेदा के हिसाब से, जिसको टेक्निकली डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। ऐसे उसको जठराग्नि कहा जाता है। जठर मतलब पेट, अग्नि मतलब आग, पेट की अग्नि। और ये अग्नि जो है ये जरूरी जरूरी है, क्योंकि इसका जलते रहना जरूरी है समान रूप से, क्योंकि भोजन के पाचन में ये अग्नि हमारी मदद करती है। और अगर हमारी ये अग्नि संतुलित है, भोजन का पाचन सही तरीके से हो रहा है, पौष्टिक तत्वों का अवशोषण प्रॉपरली हो रहा है, तो हमारा ओवरऑल गट हेल्थ अच्छा रहेगा। और गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो ओवरऑल हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो इसीलिए आयुर्वेदा में कहते हैं समअग्नि मतलब स्वास्थ्य। जब तक ये डाइजेस्टिव फायर बैलेंस्ड है, संतुलित है, हमारी सेहत अच्छी है। किसी भी वजह से अगर ये अग्नि असंतुलित होती है, जिसे हम विषम अग्नि के नाम से जानते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट आयुर्वेदा में कहा गया है कि इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सारी बीमारियों का जो मूल कारण है वो है विषम अग्नि। इसीलिए फाइनली कहा जाता है अंतर अग्नि चिकित्सा, मतलब काय चिकित्सा। कि कोई भी इंसान अपने शरीर के इस अंदरूनी अग्नि को यानी जठराग्नि को संतुलित रखने के लिए जब प्रयास करता है और संतुलित रख पाता है, तो कहीं ना कहीं से इसी बहाने वो अपने पूरे शरीर की देखभाल कर पा रहा है, पूरे सेहत की देखभाल कर। गट की बात करें तो एक बार फिर से गट का शाब्दिक अर्थ आते होती हैं, बट हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ होती है। तो अगर आप एक संक्षिप्त लेकिन प्रिसाइज तरीके से पूरे पाचन प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो यहाँ हम समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि भोजन का पहला निवाला मुंह में रख के जब हम चबाना शुरू करते हैं, तो चबाते ही पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, जहां सबसे पहले हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कूटने, काटने, पीसने और कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। गाल के अंदर मौजूद लार ग्रंथियों से लार का रिसाव शुरू हो जाता है, जो भोजन को गीला करता है। और हमारी जबान जो टेस्ट का एक्सपीरियंस कराने के साथ कि हम जो खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, उसका अनुभव हो, खट्टा मीठा नमकीन तीखा कैसा है, उसके साथ साथ हमारी जीभ उस निवाले को गले के अंदर धकेलने में मदद करते हैं। एसोफेगस यानी भोजन नली एक एक मस्कुलर ट्यूब है जो गले से पिट तक कनेक्टेड है। इसी भोजन नली के माध्यम से आपको वो निवाला मुंह से पेट में पहुंचता है,
जहां पेट में पहुंचते ही बहुत सारे अम्ल सक्रिय हो जाते हैं, एसिड्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो फर्दर भोजन को पचाने और गलाने में मदद करते हैं। इसी दौरान अगर न्याशय से इंसुलिन नाम के हार्मोन का रिसाव शुरू हो जाता है, जो भोजन के ग्लूकोज में तब्दील होने के बाद ग्लूकोज कोशिका के द्वारा स्वीकार लिया जाए, इस काम में मदद करता है। पेट से फिर ये भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, जहां पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होता है और वहीं से पौष्टिक तत्वों को ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं होता, जो अवशेष रह जाता है, वो छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में बचे हुए भोजन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी और नमक शेष रह गया, उसको सोख लिया जाता है और फिर ये एक सॉलिड वेस्ट के रूप में हमारी बड़ी आंत में जमा रहता है। और इसके बाद अब इस वेस्ट मटेरियल को, इस व्यर्थ पदार्थ को इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, तो इसी को हम मल कहते हैं, जो मल गुहा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाए। और ये मल अपने साथ शरीर के अंदर बहुत सारे विषाक्त पदार्थों को भी लेकर बाहर निकलता है। तो ये एक सबसे सरल और संक्षिप्त प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम डाइजेशन प्रोसेस को ब्रीफली समझ सकते हैं। अब अगर इस पूरी प्रक्रिया में हम गट के रोल की बात करें कि भाई हमारी आंतों का क्या रोल है, तो पहली चीज कि हमारी आंतों में भी भोजन के जो जटिल टुकड़े रह जाते हैं, उनको छोटे सरल टुकड़ों में तब्दील करना, पाचन के बाद, पाचन के दौरान, पाचन के बाद जो भी शरीर में व्यर्थ पदार्थ रह जाता है, उसको शरीर से बाहर त्यागना, बहुत सारे हार्मोन्स के उत्पादन में मदद करना। इन तीन कामों के अलावा जो एक बहुत अहम रोल है हमारे गट का, कि हमारी आंतों में ही आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु निवास करते हैं। उनका अपना एक पर्यावरण होता है, उनकी अपनी एक कॉलोनी होती है, और ये अलग अलग प्रकार के जीवाणु जो कि खरबों की संख्या में होते हैं, इनका भी अपना स्पेसिफिक रोल होता है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को टेक्निकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, कि ये सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारी आंतों में निवास करता है। और देखा जाए, अगर आप बात करें, तो सूक्ष्म जीवाणु में आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटीज सब कुछ आते हैं। सबसे ज्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है। तो अगर ऐसे देखें कि हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद है, तो हमारे स्किन के ऊपर है, हमारे मुंह के अंदर है, ओरल बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, और हमारी आंतों में भी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि शरीर के पूरे बैक्टीरिया की संख्या को जोड़ लीजिए, गट वाले बैक्टीरिया को छोड़ के, और गट के बैक्टीरिया की संख्या को आप अलग से काउंट कर लीजिए, तो केवल हमारे गट में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है, वो हमारे पूरे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या से 10 गुना ज्यादा होगी। इनकी संख्या तकरीबन 100 खरब की होती है और 5000 अलग अलग प्रजातियां होती। ये कितना इंटरेस्टिंग है सुनने में, जब आप एक आम इंसान से बात करते हैं, बताते हैं, तो देखिए ये कितना ऑ इंस्पायरिंग है कि हम अपने पेट में, कहने के लिए कह सकते हैं कि हम अपने पेट में, गट कहाँ है, पेट में है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने पेट में 2 किलोग्राम वजन सिर्फ सूक्ष्म जीवाणुओं का लेके घूम रहे हैं, जिनकी 5000 अलग अलग प्रजातियां निवास करती हैं और जिनकी संख्या 100 खरब के आसपास। नाम हम एक का भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी टोटल संख्या 100 खरब के आसपास। तो हमारी आंतों में निवास करने वाले ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं,
अब अगर ये इतनी वैरायटी में पाए जाते हैं और इस क्वांटिटी में पाए जाते हैं तो इनका भी कुछ रोल होगा। तो इनके 5 मुख्य फंक्शंस टू, कि पहली बात कि भोजन से भोजन के पाचन में सहयोग देते हुए पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं, हमारा पाचन तंत्र ढंग से काम कर सके उसमें ये सहयोग देते हैं, हमारी आंतों के इर्द गिर्द ये एक अवरोध भी तैयार करते हैं कि हमारी आंतें विषैले पदार्थों से और दूसरी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से सुरक्षित रहें। हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और फैट के अवशोषण में भी ये मदद करते हैं। तो ये 5 मुख्य क्रियाएं हैं। इंटरेस्टिंगली हम ये बात जानते हैं, आप कस्टमर को भी बताइए, अच्छा लगेगा। और ये बात होती है कि क्या आप जानते हैं कि हमारी आंतों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोटे मोटे तौर पे ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारी आंतों में 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को बैक्टीरोइडेट्स के नाम से जाना जाता है, बैड बैक्टीरिया को फर्मेंट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। गुड बैक्टीरिया भोजन के पाचन में मदद करता है, स्वस्थ वजन को बरकरार रखने में मदद करता है, ओवरऑल गट को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। बैड बैक्टीरिया वजन को बढ़ाने में सहायता करता है, फैट को स्टोर करने में मदद करता है और गट को अनहेल्दी बनाता है। तो दोनों के बिल्कुल विपरीत काम है, जैसी प्रवृत्ति वैसा काम। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम अच्छे बैक्टीरिया की जनसंख्या को बढ़ाएं, पहले से जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों में मौजूद हैं उनको हम पोषित रखें, उनको हम मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, ताकि वो अपना अच्छा काम कंटिन्यूड रखें। और इसके अलावा क्या उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, इस पे काम किया जाए। और दूसरा, किसी भी सूरत में बुरे बैक्टीरिया की जनसंख्या को बढ़ने से रोकें, बैड बैक्टीरिया को पनपने से रोकें। तो जो सबसे सिंपल बात की जाती है कि आप ये समझें कि अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का भोजन क्या है जिसको करके वो थ्राइव करता है। तो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है फाइबर। आप जितना ज्यादा फाइबर खाइएगा आपके गट के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया का मुख्य भोजन। तो आप अच्छे बैक्टीरिया का मुख्य भोजन उसको उपलब्ध कराएंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी रहेगा, नरिश करेगा, प्रॉस्पर करेगा, फायदा पहुंचाएगा। और आप जितना ज्यादा फैट खाइएगा उतना ही ज्यादा बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलेगा, क्योंकि फैट इज द मेन फूड फॉर बैड बैक्टीरिया। इसीलिए कहा जाता है, ये एक अतिरिक्त कारण है कि क्यों हमें हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और फैट की मात्रा को घटाना चाहिए। सिर्फ इतना छोटा ट्वीक करके, चेंज करके हम कहीं ना कहीं से आंतों में मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया की जनसंख्या को पनपने का मौका दे रहे हैं, उसको पोषित रख रहे हैं और बैड बैक्टीरिया की जनसंख्या को बढ़ने से रोक। जहां तक रेशियो का सवाल है कि भाई अच्छा और बुरा बैक्टीरिया संतुलित कैसे रहेगा, तो ये बैलेंस 50-50 का नहीं होता, ये बैलेंस 85:15 का होता है। कि वी मस्ट इंश्योर कि हमारी आंतों में अच्छी बैक्टीरिया का प्रतिशत 85 हो और बुरा बैक्टीरिया 15% से ज्यादा नहीं। गिरते पड़ते समझौता करके भी अच्छे बैक्टीरिया की जनसंख्या 80% से कम नहीं होनी चाहिए और बुरे बैक्टीरिया की जनसंख्या 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हम आइडियली 85:15 का अनुपात मेंटेन कर पाते हैं अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का, तो इसको कहते हैं कि आपके गट में बैक्टीरिया का अच्छा बैलेंस है, आपका गट हेल्दी रहेगा और इसके बहुत सारे फायदे आप नोटिस कर पाएंगे।
तो आपकी त्वचा में एक हेल्दी ग्लो नजर आएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका तनाव कम होगा, आप अच्छे से सो पाएंगे, पाचन बेहतर होगा, चय उपचय अच्छा रहेगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपको भूख कम लगेगी, आपका वजन व्यवस्थित रहेगा, और आपका ज्वाइंट, हार्ट और ब्रेन हेल्थ भी कहीं ना कहीं से सपोर्टेड रहेगा। इतने सारे फायदे। तो पहले एक बेसिक नजर डालते हैं कि भाई वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमारी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया प्रभावित होता। तो अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हैं, कॉफी पीते हैं, बैड फैट कंज्यूम करते हैं, जंक फूड खाते हैं, दूध और दूध से बने ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट फैट होता है, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, खासतौर पर रेड मीट, जिनकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, नींद पूरी नहीं कर पाते, उनका गट हेल्थ प्रभावित होता है। और आप रैंडम किसी भी इंसान के ऊपर अगर इन चीजों को लागू कीजिए तो हम पाएंगे कि इनमें से दो या दो से ज्यादा ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी राह चलते इंसान के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी रैंडम व्यक्ति आप चुन लीजिए, निश्चित तौर पे इनमें से दो या दो से ज्यादा फैक्टर उसको प्रभावित कर रहे होंगे, जिससे अल्टीमेटली उसका गट अफेक्टेड हो रहा है। जब हम अनहेल्दी वर्सेस हेल्दी गट को कंपेयर करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी का गट अनहेल्दी होगा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका गट अनहेल्दी हो, वो कई तरह के भोजन के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, हर तरह की चीज उसको हजम हो जाए, पच जाए, ये जरूरी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, भाई हमको ये चीज सूट नहीं करती, हम इससे एलर्जिक हैं। क्यों? क्योंकि एसेंशियली आपका गट अनहेल्दी है। हर खाने के बाद अगर पेट फूल जाए, बहुत गैस बने, आपका स्टूल इनकंसिस्टेंट है, आपको 3-4 बार पॉटी जानी पड़ रही है, खाने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्किन में भी प्रॉब्लम्स, आपको एक्ने और एक्जिमा जैसी समस्याएं हो रही है, नींद में बाधा आ रही है, लगातार आप थकान महसूस करते हैं, आपका मूड चिड़चिड़ा हो गया है, फोकस नहीं कर पाते, बार बार बीमार पड़ने लगे, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि भाई गट इज नॉट हेल्दी। और वहीं अगर किसी व्यक्ति का गट हेल्दी है तो हर तरह का खाना खा पाएगा, उसको किसी भी भोजन से संवेदनशीलता नहीं होगी, खाने के बाद उसको पेट के फूले होने का एहसास नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, उसका कंसिस्टेंट सॉलिड स्टूल पास होगा, खाने के बाद वो ऊर्जावान महसूस करेगा, उसकी त्वचा में एक दमक दिखाई देगी, रात में नींद अच्छे से आएगी, बार बार भूख नहीं लगेगी, बार बार एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा, चिंता और तनाव दोनों कम होंगे, वो कम बीमार पड़ेगा, अलग अलग मौसम में जो एलर्जीज होने की संभावना होती है उसमें कमी आएगी। तो ये सारे फायदे हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं दोस्तों, मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम किन चीजों पे काम करें ताकि हमारा गट हेल्दी रहे। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गट को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, अच्छे तरीके से। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पे काम करना जरूरी है ताकि अल्टीमेटली हम अपने गट को हेल्दी रख सकें। तो इसमें जो हमारा पहला पिलर है वो है हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस। गट को हेल्दी रखने के लिए आपको स्वस्थ भोजन करना पड़ेगा, और स्वस्थ भोजन को कैसे करना है उसकी आदत भी डालनी पड़ेगी। तो शॉर्टकट में अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जो आर लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, आपको 4 आर के बारे में पता होना चाहिए। रिमेंबर 4 आर्स। ये 4 आर क्या है? पहले 2 आर है रिमूव एंड रिप्लेस।
आप जब भी खाने बैठते हैं तो आप खाना शुरू करने के पहले देखिए कि क्या आपके भोजन में मैदा और फैट है, बैड फैट है किसी रूप में, और मैदा है, अगर है तो इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसके साथ साथ उन सारी आदतों के बारे में भी सोचिए, उन सारे अनवांटेड फूड के बारे में सोचिए जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप खाली शौकिया खा रहे हैं। टेस्ट को आप एक्सपीरियंस करने के लिए, टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये सब कुछ खा रहे हैं। कुछ आदतें, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये जानना जरूरी है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी हमारी आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लेट से दो चीज को हटाया, मैदा और बैड फैट। अब हटाया तो उसको रिप्लेस भी करेंगे। उसको रिप्लेस किससे करेंगे? उसको हम रिप्लेस करेंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट से। मोटा अनाज, मोटा मोटा, मोटे शब्दों में मोटा अनाज खाइए। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ऐसा स्रोत जिसको पचने में टाइम लगे, जिसका पाचन धीरे धीरे, ठीक है। फैट खाना है तो हेल्दी फैट खाइए और हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करें। आप ऐसा प्रोटीन खाएं जो प्लांट बेस्ड सोर्स से अक्वायर्ड हो और उत्तम गुणवत्ता वाला। तो मैसेज है यहाँ पे कि गट फ्रेंडली फूड जो है, कोई भी ऐसा भोजन जो आपके गट के लिए फ्रेंडली है, जिससे गट को कोई नुकसान ना पहुंचे, वैसे भोजन से अपने शरीर को पोषण दीजिए। बाकी के जो बचे हुए 2 आर्स हैं वो है रीबैलेंस एंड रीसेट। रीबैलेंस मतलब पेट में गड़बड़ी हुई, हाजमा आपका गड़बड़ाया। तो बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है? ये गड़बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि हो सकता है कि अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन गड़बड़ा गया। क्योंकि जब जब वो संतुलन गड़बड़ाएगा, वो अनुपात गड़बड़ाएगा, ये दिक्कत आ सकती है। तो रीबैलेंस का मतलब कि अगर ऐसी नौबत आई है तो हम गट माइक्रोबायोम यानी अपनी आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं को पुनः संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और इसको करने के लिए हम अपने डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएंगे। क्योंकि फाइबर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो अच्छा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, पोषित रहेगा, हेल्दी रहेगा, और वो बदले में पाचन में सहयोग देगा, क्षय उपचय को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सपोर्ट करेगा, और सेहत के दूसरे पहलुओं को भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। और लास्ट आर है रीसेट। जब भी हमारा स्मार्टफोन हैंग करता है, गड़बड़ाता है, स्लो डाउन होता है, हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में भी दिक्कत आती है तो हम रीस्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे गट में भी स्लो डाउन आ रहा है, वो स्टटर कर रहा है, गड़बड़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रीसेट करें। रीसेट कैसे करेंगे? एक हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन के इस्तेमाल से। क्यों इसका रेलेवेंस ये है दोस्तों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन का बेसिक काम है कोशिकाओं और ऊतकों को बनाना और उनकी मरम्मत करना। तो जो गट सेल्स, आंतों की जो कोशिकाएं हैं, आंतों में जो कोशिकाएं, उनकी मरम्मत भी कौन करेगा? प्रोटीन ही करेगा। तो जब तक आप प्रोटीन लेंगे नहीं, ये मरम्मत हो नहीं पाएगी। तो एक बेहतरीन क्वालिटी के प्लांट बेस्ड प्रोटीन के द्वारा हम अपने गट सेल्स को रिपेयर करते हैं, बॉडी सिस्टम को रीसेट करते हैं, और इसमें हम कुछ फंक्शनल फूड की भी मदद लेते हैं। फंक्शनल फूड से हमारा मतलब है ऐसा भोजन जो गट फ्रेंडली हो, जो स्वस्थ बैक्टीरिया को पनपने में मदद करे, और जो पाचन में सहयोग। तो इसका पहला उदाहरण है होल ग्रेन्स। जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं, आप उनको शुमार कीजिए अपने भोजन में। जहां से फाइबर मिल सकता है, नट्स एंड सीड्स, प्लांट बेस्ड फूड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाली दालें, और मोटा अनाज जो धीरे धीरे पचते हैं। आप जितना ज्यादा शाकाहारी भोजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि शाकाहारी भोजन हमेशा से सुपाच्य रहता आया है, आसानी से पच जाता है।
गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं टिपिकली नहीं। और सबसे टेक्निकल पॉइंट कि प्लांट बेस्ड फूड आप लेते हैं तो ये फाइबर के अच्छे स्रोत होने की वजह से ये फ्रेंडली बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करते हैं, आंतों में आने वाली सूजन की समस्या में कमी लाते हैं। तीसरा है मैजिक ऑफ फर्मेंटेशन। कोई भी चीज जिसको हम काफी देर तक फ्रिज में फुला के या थोड़ी देर जमने के लिए छोड़ते हैं और फिर बनाते हैं, जैसे हम डोसा और इडली बनाते हैं, उसका बैटर बनता है, काफी देर रखा जाता है। हम दूध से दही जमाते हैं, वो भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको जमाने के लिए कुछ घंटों तक छोड़ा जाता है कि अच्छा इसको हम जमाने के बाद या तो यूज करेंगे या कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे नेचुरली फर्मेंटेड फूड में भी आपको कुछ हेल्दी बैक्टीरिया खुद ब खुद पनपने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दही जरूर खाइए, क्योंकि दही आपके भोजन के पाचन में मदद करता है, गट को हेल्दी रखेगा। डोसा और इडली हमेशा आपको गट फ्रेंडली फूड माने गए है ना। तो ये सब चीजें आप अगर खाते हैं तो ये भी अच्छे बैक्टीरिया का स्रोत है। तो इन भोजनों के उपभोग से स्वस्थ बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में अलग से प्रवेश करता है। चौथा टिप, अवॉइड ड्रिंक्स। अल्कोहल को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से दिक्कत क्या होती है कि यह हमारी आंतों में डिसबायोसिस क्रिएट करता है। डिसबायोसिस मतलब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के संतुलन को गड़बड़ाते हैं। अल्कोहल से हमारी आंतों में सूजन की समस्या आ सकती है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि पेट फूल गया, और कब्ज की भी समस्या हो सकती है। अब जब हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि भाई हेल्दी फूड तो समझ गए, कैसे खाना है, क्या खाना है ये पता चल गया, कैसे खाना है। तो ईट स्लोली, आप धीरे धीरे इत्मीनान से भोजन को प्रॉपरली चबा के खाएं, ताकि वो छोटे छोटे सरल टुकड़ों में अच्छे से टूटे और अच्छे से पचे और पौष्टिक तत्वों के अवशोषण को सुनिश्चित करें। हड़बड़ा के खाइएगा तो डाइजेशन में बाधा आएगी। दूसरा, धीरे खाने की राय इसलिए भी देते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं वो टिपिकली थोड़ा फास्ट खाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। पता है कि ज्यादा खा रहे हैं लेकिन क्या करें, आदत बन गई। तो उनकी इस आदत को कर्ब करने का एक सबसे अच्छा कॉन्शियस उपाय है कि हम उनको बोलें कि भाई आप स्लो खाइए। आप काफी देर तक निवाले को मुंह में रखिए, चबाते रहिए चबाते रहिए, आप धीरे खाइए। खाते समय आपका ध्यान अपने भोजन पे होना चाहिए। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, मैगजीन या अखबार पढ़ते हुए खाना नहीं चाहिए, यानी मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। खाना रूल बनाइए, कुछ तो थंब रूल्स होते हैं। हम जब भी खाएंगे डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, कम से कम एक टाइम का हम खाना फैमिली के साथ खाएंगे, खाते समय डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं होगा। दीज आर सिंपल रूल्स। ओवर ईटिंग को कर्ब करने का दूसरा तरीका है कि हम बोल सकते हैं कि भाई आप हाथ से खाना मत खाइए, आप स्पून से खाइए, चम्मच से खाइए। चम्मच का साइज छोटा कर दीजिए। रूल बनाइए कि जब भी आप चम्मच से निवाला लेके मुंह में डालेंगे तो वापस आप चम्मच को थाली में रखें, फिर उठाइएगा, फिर खाइएगा। यानी ईटिंग प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करना, डिले करना, खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसको लंबा करना, उसकी अवधि को एक्सटेंड करना, कि इतना समय लगे कि आप खुद ही झक मार के आप कम खाने लगे। और ऐसा होता है, ये मुमकिन है। एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खाने की आदत बन गई है तो आप पोर्शन को छोटा करें, भले आपको 4 बार 5 बार खाना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। नहीं हो पा रहा है, प्लेट का साइज छोटा कर दीजिए कि थोड़ा सा भी खाना डालें तो भरा भरा दिखाई, साइकोलॉजिकली। तो मिला जुला के कॉन्शियस ईटिंग पे काम करना है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ एक और बहुत अहम चीज है जिसपे जनरली लोग बात नहीं करते, वो है हाइड्रेशन। पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहना।
क्योंकि गट हेल्थ को सपोर्ट करने में नमी का बहुत अहम रोल होता है। अगर हमारे शरीर में नमी की कमी है, यानी हम डिहाइड्रेटेड हैं, तो डिहाइड्रेशन भी पाचन को प्रभावित करता है गलत तरीके से। इसकी वजह से कब्ज, पेट के फूलने और दूसरी पाचन संबंधित समस्याओं के होने का जोखिम बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा से पानी पीने का एक डायरेक्ट बेनिफिट है कि शरीर के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ है उसको हम बाहर निकाल पाते हैं यूरिन के माध्यम से। ठीक है, जो भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकल जाती है। और एक और टेक्निकल फायदा है कि पानी जो है, पानी हमारे आंतों की दीवार की लाइनिंग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कम पानी पीने की वजह से हमारी आंतों की जो दीवारें हैं, दीवारें कमजोर होने लगती हैं, उनकी सेहत प्रभावित होने लगती है और उसकी वजह से पौष्टिक तत्वों का अवशोषण ढंग से नहीं, जिसको हम टिपिकली लीकी गट कहते हैं। लीकी गट मतलब कि खा रहे हैं सब कुछ लेकिन पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फूड से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो वॉल कमजोर हो गया है। क्यों कमजोर हो गया? डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो खाया सब कुछ लेकिन वो निकल गया, तन को लगा ही नहीं, पौष्टिक तत्वों का अवशोषण नहीं। और फिर ये होगा तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम भी आपका प्रभावित होने लगेगा। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है दोस्तों? देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। एकदम हम बेसिक फायदों की बात करें तो सबसे पहले तो फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे गट हेल्थ पे एक सकारात्मक असर पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे गट में बैक्टीरिया की प्रजातियां बढ़ती हैं, उनकी प्रजातियां बढ़ती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, ओवरऑल बेनिफिट होता है। इसके अलावा दूसरे कुछ और बहुत अहम चीजों की आप बात कीजिएगा तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो आपको आनंदित रखता है, आपको रिलैक्स रखता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका पोस्चर बेहतर होता है, आप स्वस्थ वजन को व्यवस्थित रख पाते हैं, तनाव को कम कर पाते हैं और आपका मेंटल फोकस भी बेहतर होता है, आपकी मानसिक कार्य क्षमता में भी इजाफा होता है। एक्सरसाइज करने के लिए क्या करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंपली सेइंग, सरल भाषा में कहें तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जो कुछ नहीं करना चाहता वो भी कम से कम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकता है। गहरी सांसें लेना, गहरी सांसें छोड़ना, डायफ्राम ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, कि सोने के 5 मिनट पहले बिस्तर पे लेट के आप कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें कि आप सांस खींचें तो इतना खींचें कि आप अपने पेट को फूलते हुए देख सकें, लंग्स को पूरी तरह एयर से फिल कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए ताकि आप वापस अपने पेट को पिचकते हुए देख सकें और लंग्स को पूरी तरह से खाली कीजिए। सिर्फ एक ब्रीद इन और ब्रीद आउट में आपको 8 से 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए आइडियली। आम जनता क्या करती है? हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ना तो पूरी तरह से ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, ना हम पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता। ठीक है, सांस लेते समय हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स एक समान रूप से काम भी नहीं करते। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फायदा ये है कि आपका एक तो एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस को हम कम कर पाते हैं, आप अपने डीपर इनर लेवल से धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ा पाते हैं, आपका मेंटल फोकस शार्पन होता है, बेहतर होता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और बहुत सारी बीमारियों से भी हम। दूसरा, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, ऐसे एक्सरसाइजेस जो आपकी शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रैक्टिकल बात करें कि क्या सबसे आसान हो सकता है तो पहले तो ये जानिए कि भाई कितने दिन करना है, कितनी देर करना है, ये भी तो रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो बात की जाती है कि मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हफ्ते में 3 बार से ज्यादा यानी रीजनेबली 4 दिन 30 से 90 मिनट तक करना चाहिए हर एक इंसान।
अब मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब कि भाई जहां पे आपने एक एक्सरसाइज किया, खत्म हो गया, आप रुके, आप अपने ब्रीथ को नॉर्मल होने का वक्त दिए, फिर आपने दूसरा सेट शुरू किया, मतलब रेस्ट किए, 1.5 मिनट 2 मिनट अप टू 3 मिनट्स आपने रेस्ट किया, फिर आपने शुरू किया दोहराना। हाई इंटेंसिटी मतलब जहां आपका रेस्ट पीरियड बहुत कम हो जाता है, आपके लिए 30 से 60 सेकंड का रेस्ट पर्याप्त है, उतनी ही देर में वापस आप फिर दूसरे रेपिटेशन या सेट या एक्सरसाइज पे आप चले जाते हैं। तो अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं रुक रुक के रेस्ट ले लेके, तो आप 90 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं जहां आप रेस्ट नहीं लेते या मुश्किल से 30-45 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो आप 30 मिनट कर सकते हैं। और सिंपल चाहिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह सजेस्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को पूरे हफ्ते में 150 मिनट का, मिनिमम 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अब इस लंबे चौड़े सेंटेंस का मतलब सिंपली ये हुआ, ब्रिस्क वॉकिंग सबसे आसान, ये आप तेज कदमों से टहले, इतना तेज नहीं कि 500 मीटर जाते जाते आपका दम फूल जाए, लेकिन आराम से स्ट्रोल भी नहीं करना है कि आप आराम आराम से धीरे धीरे चल के जाओ, मतलब आपके चाल में तेजी होनी चाहिए, थोड़ी सी तेजी होनी चाहिए, जिसको आप धीरे 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 प्रैक्टिस होने पर बढ़ाते हैं। तो पूरे हफ्ते में 150 मिनट का मतलब पर डे एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट की भी ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो ये भी एक सिंपल एक्सरसाइज है जो किया जा सकता है। तीसरा आपका पिलर है लाइफस्टाइल, जहां पे हम स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक नहीं दो दो नर्वस सिस्टम है। एक तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रणाली, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दिमाग, और दूसरा एक नर्वस सिस्टम होता है हमारे पेट में, जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ईएनएस कहते हैं। तो कहा जाता है कि पेट और दिमाग का बहुत डीप कनेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजता रहता है और काम करता रहता है, जिसको टेक्निकली हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जिसका सिंपल उदाहरण है कैसे, तो जैसे मैं जो एग्जांपल देता हूं कि आप याद कीजिए कि हम जब स्कूल कॉलेज के टाइम में थे, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता था, या हमने लाइफ का जो पहला इंटरव्यू दिया होगा जॉब के लिए, इंटरव्यू के ठीक पहले कैसी फीलिंग हो, एग्जाम के ठीक पहले कैसी फीलिंग हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल काम है, उसके ठीक पहले हम कैसा महसूस करते हैं? थोड़े जिटरी, थोड़े नर्वस, थोड़े एंक्शस, ये सब सारी फीलिंग्स एक साथ आती है। तो ये चिंता, घबराहट, तनाव, बेचैनी, ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये कहाँ उमड़ घुमड़ रही, हमारे दिमाग में, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या होता था? पेट में गुड़गुड़ाहट होती थी, बार बार सुसु आती थी, बार बार पॉटी भी जाना पड़ता था, गला सूखता था, हम बार बार पानी पीते थे। ये सारे लक्षण होते थे एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो वो सारे लक्षण जो हम पेट के अराउंड गट में देखते थे या महसूस करते थे, उनको ट्रिगर कौन करता था? उनको ट्रिगर करता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वसनेस तो आपको एक 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 सिम्टम है ना ब्रेन का, लेकिन उस नर्वसनेस की वजह से, उस नर्वसनेस को हम एक्सपीरियंस कैसे कर रहे थे कि भाई पेट खराब हो गया, या बार बार सूसू जा रहे हैं, या पेट गुड़गुड़ कर रहा, पेट में तितलियां उड़ रही, है ना। दूसरा, इसी का एक उलट, ये तो वन वे हुआ, टू वे अगर हम देखें तो दूसरा एक और एग्जांपल है कि आप देखिएगा कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते थे, कभी किसी दिन हमारा तनाव बहुत बढ़ गया, तो अक्सर तबीयत भी खराब हो जाती थी, हेडेक हो गया,
फिर आपको दूसरी कोई समस्या हो गई। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति अक्सर तनावग्रस्त रहता है तो ये उसके गट माइक्रोबायोटा को प्रभावित करता है। हाथों में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो प्रभावित होते हैं, और वो प्रभावित होंगे तो फिर हम बीमार पड़ेंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली में परिवर्तन आएगा, वो कमजोर होगा। यानी स्ट्रेस मेक्स यू फॉल सिक, ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर आप लगातार तनाव में हैं और बहुत ज्यादा तनाव झेल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर है और अब आप पहले से ज्यादा बीमार हैं। तो गट और ब्रेन का इस प्रकार कनेक्शन है। तो यहाँ पे समाधान के लिए हम बात करते हैं माइंडफुलनेस। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, रुकिए, ठहरिए, दिमाग लगाइए कि हम क्या करके अपने स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी, अभी तो स्ट्रेस की बात करो, कि अगर हमारी नींद भी ढंग से पूरी नहीं होती, हम 7-8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले पाते, तो ये भी हमारे गट को प्रभावित करता है। अगर लगातार मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और मुझे उसकी आदत लग गई, 5 घंटा सोने की आदत लग गई, तो क्या होगा? धीरे 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 ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, हमारा चय उपचय प्रभावित होगा, भोजन के पाचन में दिक्कत आएगी, एसिडिटी कब्ज जैसी समस्या हो सकती है, हमारा वजन बढ़ सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चल के हम टाइप 2 डायबिटिक भी हो सकते हैं। और वैसे भी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपका मेंटल परफेक्शन भी गड़बड़ाएगी, मेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं? पहली बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो आप देखिए कि आप किस चीज से स्ट्रेस्ड हैं, आपका तनाव किस वजह से हो रहा है। अगर हर छोटी बात पे हम तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, हर छोटी बात परेशान करने लग रही है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उससे स्ट्रेस्ड आउट होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी चीज के ऊपर जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसको लेके तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक तो हमने यहीं पे रूल आउट कर दिया, क्योंकि बहुत लोग इससे भी अफेक्टेड हो जाते हैं। वो हर वैसी चीज से अफेक्टेड हो जाते हैं जो उनके हिसाब से नहीं होती। भैया, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कैसे कंट्रोल करें? तो स्ट्रेस भी मत लीजिए। दूसरा, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। नींद को ढंग से पूरा करने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें। अगर हम हमारे बॉडी के नेचुरल रिदम को वापस ला पाते हैं, सर्काडियन रिदम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सुझाई गई चीजों का पालन हम एक बार फिर से मेहनत करके, प्रयास करके, कॉन्शियस एफर्ट लगा के शुरू कर देते हैं कि भाई हम सही समय पे सोएं, सही समय पे, तो भी धीरे 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 चीजें बेहतर होने लगती हैं और बहुत जल्द आपको सकारात्मक नतीजे मिलने लगते हैं। नींद को ठीक करने के लिए सोने के पहले गुनगुने पानी से नहाना, कुछ अच्छा पढ़ लेना, लाइट म्यूजिक सुन लेना, सोने के 2 घंटे पहले एटलीस्ट डिनर कर लेना, घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लेना। ऑल्दो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट चाहते हैं तो करना पड़े, ऑप्शन नहीं। तो ये सब काम करेंगे तो नींद अच्छे से आएगी, धीरे धीरे आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर होगी और उसका असर आपको दिखाई देगा। आप सुबह तरोताजा होकर उठेंगे, आपका मेंटल फोकस बना रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, पाचन अच्छे से होगा, सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम सर्काडियन रिदम को फॉलो नहीं करते, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, या देर से सोते हैं और जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि काम करने वाले इंसान हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। और मेटाबॉलिज्म अगर लंबे समय तक अफेक्टेड होता रहा तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस आते हैं, बीमारियां होती हैं, 10 तरह की समस्याएं। और हमेशा याद रखें कि हम लोग मेंटल इश्यूज पे बात नहीं करते, बट ये प्रूवन है
कि सर्काडियन रिदम को अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खान पान तो जो है वो है ही, तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के साथ साथ मेंटल इश्यूज भी है, क्योंकि बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब हम बात करते हैं समाधान की तरफ कि दोस्तों डाइट हम लेते हैं, ठीक है। अब सुबह का डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकफास्ट, जो कि वो हमारे दिन का पहला मील होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। साइंटिफिकली भी जब हम सुबह सो के उठते हैं पेट खाली होता है, पिछली रात के डिनर और अगली सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में 8 9 10 घंटों का लंबा गैप हो जाता है। तो जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे चय उपचय की दर 15% डाउन होती है। कुछ खा के ही आप मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करते हैं ना, पेट तो अभी खाली है। रात भर प्रोटीन काम करके एग्जॉस्ट हो जाता है, खप जाता है, तो प्रोटीन का टैंक भी खाली होता है। सुबह पेट के खाली होने की वजह से इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता और ग्लूकोज के प्रति जो टॉलरेंस होता है वो भी डाउन होता है। खाइएगा तब वो धीरे धीरे ऊपर होगा, और बहुत सारे हार्मोनल प्रोडक्शन के चक्कर में आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया में परिवर्तन भी आ जाता है, जिनको फिर हम सुबह नाश्ता ढंग से स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता करके उसको रीसेट करता है। तो जो हमारा टॉपिक है गट हेल्थ, की गट को हेल्दी रखने के लिए हमारे दिन के पहले सबसे महत्वपूर्ण भोजन में प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक्स, इन 3 चीजों को शुमार करना बेहद आवश्यक है। गट को हेल्दी रखना है तो वी विल नीड टू इंश्योर कि हम अपने भोजन में, खासतौर पर नाश्ते में, प्रोटीन का सेवन करें, फाइबर लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। प्रोबायोटिक मतलब हेल्दी बैक्टीरिया को शरीर के अंदर पहुंचाने का प्रयास करें। और यहीं पे हमारा चौथा पिलर आता है, विच इज सप्लीमेंटेशन। तो फाइबर, जिसको हम प्रीबायोटिक भी कहते हैं, प्रीबायोटिक मतलब फाइबर, जो हमारी आंतों में मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है, जिसको करके वो स्वस्थ रहते हैं, पनपते हैं, पोषित रहते हैं, अपना हेल्दी बेनिफिट कंटिन्यूड रखते हैं। तो फाइबर तो आपको निश्चित रूप से चाहिए। भोजन से मिलने वाला फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। पानी में घुलनशील फाइबर जो है वो जब आप लेते हैं तो हमें संतुष्टता का एहसास दिलाता है, पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है। कहाँ से मिलेगा? तो एप्पल्स, बीन्स, नट्स, ओटमील, स्वीट पोटेटोज एंड लेंटिल्स। सेब, बीन्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दलिया, शकरकंद और फलियों वाली दालों में मौजूद होता है। भोजन को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है, भाई गट तक ठीक ठाक पहुंचे, अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनता है। पानी में अघुलनशील फाइबर हमारे मल का निर्माण करता है, आंतों की सेहत को सपोर्ट करता है, ठीक है। बॉवेल हेल्थ को सपोर्ट करता है कि रोज सुबह आप बाथरूम जाएं तो आप फ्रेश हो जाएं, पॉटी एक बार में हो जाए, ढंग से हो जाए, बार बार नहीं जाना पड़े। सोर्सेस की बात करें तो साबुत गेहूं, पत्तेदार हरी सब्जियां, किनवा, ब्राउन राइस और बीजों में पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक मतलब फाइबर, क्लियर है। प्रीबायोटिक मतलब फाइबर जो हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। प्रोबायोटिक मतलब हेल्दी बैक्टीरिया इटसेल्फ, स्वस्थ प्रजाति का बैक्टीरिया जिसको हम बाहर से बॉडी में प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर, देखिए स्वस्थ प्रजाति के बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, उनमें जो एक बहुत ही खास प्रजाति का बैक्टीरिया है बैसिलस कोक्युलेंस, जिसका पता सबसे पहले 1915 में दूध के फट जाने के बाद किए गए शोध से चला। इस बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि ये बैक्टीरिया खास है। खास इसलिए है कि एक तो देखिए ये हमारे यहाँ इंडिया में पर्यावरण में फ्रीली पाया जाता है, तो देसी बैक्टीरिया है। बोलचाल की भाषा में मैं तो यही कहता हूँ कि भैया देसी बैक्टीरिया है, जाना पहचाना है, क्योंकि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद है, पहला। दूसरा कि इसकी बनावट बहुत खास है,
इसके शरीर पे भी कछुए की तरह एक ऊपर सुरक्षात्मक कवच होती है जो किसी भी प्रतिकूल स्थिति से इसको बचा लेती। आप सोचिए बैक्टीरिया कितना भी फायदेमंद, लेकिन अगर उसको उसकी सहनशीलता से ज्यादा तापमान में एक्सपोज कर दिया जाए, आग में दे दें, उसके ऊपर एसिड डाल दें, बर्फ में डाल दें, तो मर जाएगा। हेल्दी है तो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उसके माकूल नहीं थी। यहीं पे ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत असरदार है, क्योंकि इसको जब भी कोई खतरा महसूस होता है, इसको लगता है कि भैया अब तो हम नहीं बचेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है या बहुत कम है या एनीथिंग लाइक दैट, तो ये तुरंत अपने कवच के अंदर घुस जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। ये अपने ढाल के अंदर चला गया, नाउ इट इज सेफ। अब आप इसको आग में झोंकिए, पानी में फेंकिए, बर्फ पे लिटा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। और फिर जब अपने ये प्रतिकूल परिवेश से बाहर निकलता है और इसको लगता है कि अब इसको कोई खतरा नहीं है, तो ये वापस अपने कवच से बाहर आके सक्रिय हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसके इसी गुण की वजह से दूसरे स्वस्थ बैक्टीरिया की प्रजातियों की तुलना में इसके जीवित रहने की क्षमता, इसके स्थिर रहने की क्षमता ज्यादा होती है। सर्वाइवल रेट और स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं वो इसकी ज्यादा होती है। इसके पनपने के लिए जो औसतन तापमान की आवश्यकता होती है वो है 35 से 50 डिग्री सेल्सियस, और इंडिया में आप देखिए कि हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ऐसा ही होता है। इसका पीएच भी 6 के करीब है, 0 से 10 के स्केल में 6 के करीब है। मतलब एकदम लोअर एक्सट्रीम पे नहीं है, 0, 1, 2 नहीं है, और एकदम हायर एक्सट्रीम पे भी नहीं है कि 8, 9, 10, ऑलमोस्ट बीच बीच में। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता, और इसके इन्हीं गुणों की वजह से इसको बहुत सारे फंक्शनल फूड्स में और सप्लीमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। भाई इतना फायदा सप्लीमेंट्स में तो नहीं देखा, बहुत सारे फंक्शनल फूड्स में होता है। तो ये खास मायने रखता है। प्रोटीन क्यों चाहिए, बात हो ही गई कि प्रोटीन सबसे पहले तो आपके गट सेल्स को रिपेयर करेगा, गट बैरियर को सपोर्ट करेगा, हाथों के आसपास जो अवरोध है उसको सपोर्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, है ना। भोजन सही तरीके से छोटी आंतों तक पहुंचे, अवशोषण हो, इस काम में मदद करता है। आंतों में आने वाली सूजन की समस्या को एड्रेस करता है। प्रोटीन का अपना अलग रोल है। अब फाइनली जब हम गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो कि एक हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, क्यों चाहिए हम डिस्कस कर चुके, आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। हमारा फाइबर क्यों चाहिए ये भी बात हो गई, ये रिकमेंड कर सकते हैं। और एक तीसरा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, ये आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्री और प्रो दोनों मिल जाता है। आंतों में मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया का भोजन अर्थात फाइबर अर्थात प्रीबायोटिक वो भी मिलता है, और यही बैसिलस कोगुलेंस नाम की स्वस्थ प्रजाति का बैक्टीरिया जीवित अवस्था में कैप्सूल के अंदर भी मौजूद है, तो आपको ये प्रोबायोटिक भी प्रोवाइड कर देता है। तो एक ही कैप्सूल में दोनों चीजों को शुमार करना एक बहुत स्मार्ट बात है। इसी पे अगर हम 2 मिनट चर्चा करते हैं तो देखिए ये प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल का क्या फायदा है। पहली बात, इसके हर कैप्सूल में 200 करोड़ की संख्या में बैसिलस कोगुलेंस नाम की स्वस्थ प्रजाति का बैक्टीरिया मौजूद है, 2 बिलियन। तो फायदा क्या है, ये कैप्सूल खाइएगा तो 200 करोड़ की संख्या में स्वस्थ प्रजाति का बैक्टीरिया प्रतिदिन आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपकी आंतों में पहले से मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया के काउंट और पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करेगा, जो हमारा एक गोल था, स्पेसिफिक गोल था। और ये पहुंच भी जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई कैप्सूल भी आप निगलेंगे तो क्या होगा, स्टमक में जाएगा। कोई भी चीज स्टमक में जाती है तो अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। एसिड जो है कैप्सूल को तो तुरंत डिसइंटीग्रेट कर देगा, गला देगा, और कैप्सूल के गलते ही इसके अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक है, यानी ये जो बैसिलस कोगुलेंस बैक्टीरिया है,
ये आपको स्टमक एसिड के प्रति एक्सपोज हो जाएगा। इसकी जगह कोई दूसरा बैक्टीरिया होता तो वो स्टमक के स्ट्रॉन्ग एसिड में जल के मर जाता, पेट के बाद वो पहुंचता, वो छोटी आंत तक पहुंचता ही नहीं, फायदा भी नहीं होता। लेकिन इस बैक्टीरिया का फायदा क्या है कि इसने देखा, जैसे ही पाया कि भाई एसिड आ गया, अब हम नहीं बचेंगे, ये तुरंत अपने शेल में घुसा और इसने खुद को निष्क्रिय कर दिया। और जब स्टमक को बाईपास करके ये छोटी आंत में आया, इसको अब लगा कि हाँ यहाँ कोई खतरा नहीं है, ये वापस अपने शेल से बाहर आया और इसने अपने आप को सक्रिय कर लिया ताकि ये सारा फायदा प्रोवाइड कर सके। इसके इसी गुण की वजह से इस स्वस्थ प्रजाति के बैक्टीरिया का जानबूझ के चयन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा गन्ने से निकाला हुआ फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स FOS नाम का एक खास फाइबर भी आपको 100 मिलीग्राम मिलता है, यानी प्रीबायोटिक, दांतों में पहले से जो स्वस्थ बैक्टीरिया हैं उनको भोजन देके उनको भी हम स्वस्थ और पोषित रखने में मदद कर सकें। क्यों लें? तो एक 100% वेज सोर्स से हासिल किया हुआ फाइबर, एक खास प्रोडक्ट जो आपको 7 तरह के बड़े फायदे देता है। बैसिलस कोगुलेंस स्वस्थ प्रजाति के बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से, पहला कि ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस कोगुलेंस, इट इज क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू इम्प्रूव बॉवेल फंक्शन। जिनको भी शौच के वक्त दर्द होता है वहां आराम पहुंचाने में ये क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि आराम दिलाएगा। जिनको कब्ज के लक्षण है, कब्ज के लक्षण को बेहतर करने के लिए भी ये क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है। ये हमारी आंतों में दूसरे अच्छे बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, उनको भी प्रभावित करता है, काम पे लगाता है। चौथा, पाचन में सहयोग देता है। पांचवा, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। छठा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और सातवां, गट में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कि आंतों में सूजन की समस्या नहीं। ये भी एक फाउंडेशनल रेंज का प्रोडक्ट है जिसको आप लंबे समय तक बिना रुके जब तक चाहे तब तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा एंटायर प्रेजेंटेशन था दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और सवाल लेने के पहले एक खास चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। पहले तो आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूं, अपकमिंग प्रोग्राम के बारे में बता दूं।